हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्री बोर्ड के पेपर 2022 के विज्ञान का हल संपूर्ण हल देखेंगे। अगर आप इसका संपूर्ण हल अच्छे से कर को जाते हैं तो आपको प्री बोर्ड क्या आपके बोर्ड के पेपर में भी महत्वपूर्ण होगा। इसमें पहला सवाल दिया है कि 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो इसकी क्षमता 2 डायोप्टर होगी, क्योंकि हम जानते हैं फोकस दूरी 50 सेमी दिया है और पी बराबर होता है 100/f, यानी 100/f, तो रखेंगे 2 डायोप्टर हो जाएगा। अगला दिया है कि एक वस्तु का उत्तल लेंस 2f की दूरी पर लिखा जाए तो उसका प्रतिबिंब 2f की दूरी पर ही बनेगा। तीसरा दिया है एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी, तो इसकी क्षमता ज्ञात करना है। तो 100/20 हो जाएगा, तो 20 पंजे 100, यानी इस 20 डायोप्टर इसकी क्षमता आ जाएगी। ग सवाल दिया कि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें दूसरा सवाल दिया है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। समंजन क्षमता का मतलब होता है कि फोकस दूरी को समायोजित करने को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। जैसे कि हम किताब को अपनी आंख के समीप लाकर पढ़ेंगे तो उसमें हमें आंख में दर्द होगा और फोकस दूरी घट जाएगी, और हम नजदीक को दूर लेकर जा पढ़ेंगे तो हमारी लिसरेरी मांसपेशियां फैल जाएंगी और पढ़ने में आसानी होगी। इसी को कहते हैं फोकस दूरी को समायोजित करना, यानी नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करना ही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अगला इसमें सवाल दिया है क्या, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्णांधता से आप क्या समझते हैं। क्या अगला वर्णांधता का मतलब कलर ब्लाइंडनेस होता है। यह आंखों का एक रोग है जिसमें रोगी किसी एक या अधिक रंगों को बोध नहीं कर पाता है, जिससे उसे रंग को पहचानने में शक्ति खत्म हो जाती है। वह अनेक रंगों को नहीं चिन्ह पाता है, यानी अनेक रंगों को नहीं देख सकता। यह रोग जन्म से होता है, इसे अनुवांशिक रोग भी कहा जाता है। यह वर्णांधता है। इसके बाद तीसरा दिया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की अभिकल्पित दूरी 2 मीटर देख सकता है। उसकी सही दृष्टि के लिए प्रकृति क्षमता और लेंस का प्रयोग करना चाहिए। आपको इसको लिखना है। इसके लिए क्या किए, सवाल दिया, इसको लगाने के लिए 3 का कम है, इस प्रकार से सवाल लगेगा। भी बराबर इसमें 2 मीटर दिया है, यू का मान इसमें अनंत होगा और अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें डी का मान -0.5 डायोप्टर आएगा। दिया है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, या अथवा एक डायोप्टर से क्या अर्थ है। तो हम प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखे हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं कि इन्हीं 2 माध्यमों के बीच प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर समानुपाती नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई अनुपाते साइन आर, तो इसकी अनुपाते के इसके स्थान पर यन आ जाएगा, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर यन, जहाँ यन समानुपाती नियतांक है जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है। ये 2 माध्यम बना लेंगे, माध्यम 1 माध्यम 2। जो किरण आती है उसे आपतित और जो परावर्तित होकर जाती है उसे अपवर्तित। बीच में एक अभिलंब खींच देते हैं, यहाँ अपवर्तन कोण आई बनता है, अपवर्तन कोण आई, यहाँ आपतन कोण आई, यहाँ अपवर्तन कोण आर बनता है। ख दिया है जो कि केमिस्ट्री से। पहला दिया है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन कैसा होगा। यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 होता है तो उदासीन होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। तो 3 जो है 7 से कम है, इसलिए यह अम्लीय होगा। अब दिया है कि उपधातु क्या है। सोडियम, कापर, मरकरी, एंटीमनी। सोडियम, कापर, मरकी जो कि धातु है और एंटीमनी एक उपधातु है। नेक्स्ट दिया है 6वां सवाल, योगात्मक अपक्रिया को लिखिए और इसका उदाहरण भी दीजिए। योगात्मक अपक्रिया को लिखना है और आपको उदाहरण भी देना है। योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक माने होता है योग यानी संयोजन अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। जैसे सोडियम के 2 अणु क्लोरीन के 2 अणु लिए तो 2NaCl बना, इन दोनों के जुड़कर, इसलिए योगात्मक अपक्रिया हो गया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन को मिलाकर CaCl2 बना, 2Mg + O2 बराबर 2MgO बना, यानी इनसे जुड़कर ये बन रहा है। यानी जोड़, यानी योगात्मक का मतलब होता है संकलन, या योगात्मक अपक्रिया को इस प्रकार लगाते हैं। इसका ये उदाहरण है। 3 उदाहरण लिखे, आपको किसी 2 उदाहरण या 1 उदाहरण को लिख देना है। अगला दिया है इसमें
अगला दिया है कि आधुनिक आवर्त से क्या नियम है। आधुनिक आवर्त के नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त के नियम लिखना है। तो आधुनिक आवर्त के नियम कैसे लिखेंगे, देखते हैं। आधुनिक आवर्त के नियम को मोजले ने दिया था। आधुनिक आवर्त का नियम जो होता है परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। जो आधुनिक आवर्त का नियम परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। अगला दिया है कि आपको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, इधर दिया है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जिन रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 प्लस O2 2O2 बराबर CO2 प्लस 2H2O प्लस उष्मा। जब मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है, नीचे जलाया जाता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल और उष्मा मुक्त होती है। सातवां दिया कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष लिखिए। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के निम्न दोष हैं। अधिक परमाणु भार वाले तत्वों का कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा। दूसरा देखते हैं, अनेक नए नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव होना। समस्थानिकों तथा संभारिकों का स्थान निश्चित न होना। तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक है, जबकि इनकी सारणी का मूल लक्षण परमाणु भार था। यह इनका ये क्या है, दोष है। परमाणु यह मेंडलीफ की आवर्त सारणी का दोष है। 7 का ख दिया है कि आपको इसका लिखना है IUPAC नाम। IUPAC नाम लिखना है तो CH3OH का मेथिनल होता है और HCHO का मेथेनल होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम IUPAC नेम पर पूरा वीडियो बना दें तो कमेंट करके बताइए, हम पूरा इसका IUPAC नाम पर एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट दिया है सवाल कि निरंजक चूर्ण बनाने की विधि का रासायनिक देकर इसका उपयोग लिखना है या बेकिंग सोडा बनाने की विधि का उल्लेख करना है। अब बेकिंग सोडा बनाने की विधि, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। जैसे कि 2NaOH प्लस CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया तो Na2CO3 प्लस H2O बना, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करे तो 2NaCO3 बनेगा। यही बेकिंग सोडा है, जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। यह खाने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग भोज्य पदार्थों में किया जाता है। पूड़ी बनाने, जलेबी बनाने आदि मैदा के उपयोग उसको फुलाने के लिए, ब्रेड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद खंड ग है जो कि बायोलॉजी से दिया है। पहला 9वां दिया है कि मनुष्य के वृक्क का एक तंत्र भाग है, किसका, पोषण उत्सर्जन का है। जो वृक्क है उत्सर्जन का काम करता है। अगला दिया जठर रस स्रावित होता है। जठर रस कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से जठर रस स्रावित होता है। कहाँ, जठर रस अमाशय से अमाशय से स्रावित होता है। अगला ग दिया है कि वायु परागण किसमें होता है। वायु परागण किस पौधे में, वेलिसिनेरिया में होता है। पारितंत्र ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है। अगला दिया है कि अपमार्जक किसे कहते हैं। आपको अपमार्जक की परिभाषा लिखना है, तो अपमार्जक को लिखते हैं। अगला दिया है कि अपमार्जक किसे कहते हैं। अपमार्जक ऐसे पृष्ठ पदार्थ है, अपमार्जक ऐसे पृष्ठ पदार्थ है जिनके तनु विलयन में सफाई करने की क्षमता होती है, जो साबुन के समान होते हैं किंतु कठोर जल में साबुन से अधिक विलेय होते हैं। अपमार्जक जो कठोर जल की धुलाई में कार्य करते हैं, जैसे डिटर्जेंट आदि अपमार्जक हैं। 10वां सवाल दिया है। 10वां का ख, जैव मंडल किसे कहते हैं। जैव मंडल किसे कहा जाता है, आपको इसको लिखना है। पृथ्वी पर वैसा स्थान जहां जीवन संभव है, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल आपस में मिलते हैं, उसी को जैव मंडल कहा जाता है। फिर से देखते हैं, पृथ्वी का वैसा स्थान जहां जीवन संभव है और वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल आपस में मिलान होता है उनका, उसी को जल मंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल आते हैं। यहाँ पर जीवों को जीवित रहने के लिए अनुकूल वातावरण पाया जाता है। जैव मंडल में जीव निवास करते हैं। जैव मंडल में जीव निवास करते हैं। अगला दिया है क्या, अगला दिया है अनुवांशिकता से अब क्या तात्पर्य है। आपको अनुवांशिकता की परिभाषा लिखना है। देखते हैं अनुवांशिकता, इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। विज्ञान की उस शाखा को जिसमें अनुवांशिकी लक्षणों को माता पिता के संतान में आने की रीतियों का अध्ययन किया जाता है, उसी को अनुवांशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट दिया है कि खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। खाद्य श्रृंखला, पारितंत्र के भीतर विभिन्न जीवों में पोषण स्तर के माध्यम से संबंध होता है, अर्थात प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव को भोजन बना पाता है। एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रमण एक साथ खाद्य श्रृंखला में बनता है। इस खाद्य को क्रम और स्तर एक दूसरे पर ऊर्जा का प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। यानी ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है, खाद्य का श्रृंखला होता है। जैसे कि घास को टिड्डा खा जाता है, यानी घास की ऊर्जा टिड्डा में चला गई। टिड्डा को पक्षी खा जाते हैं, यानी टिड्डा की ऊर्जा पक्षी में, पक्षी से बाज में, जो पक्षी को बाज खा जाते हैं। या आप कचरा को कीट खाते हैं, कीट
कीट को छोटी मकड़ियां खा जाती हैं। ये सब ऊर्जा का स्थानांतरण है, इसी को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अगला दिया है 11 का ख, यकृत के कार्य लिखना है आपको। किसके, यहाँ पर देखिए दिया है यकृत के कार्य लिखिए। किसके, यकृत के कार्य। तो यकृत के कार्य निम्न है। यकृत की कोशिकाएं पित्त रस का स्रावण करती हैं, या विटामिन ए का निर्माण करती हैं और उसको संचित करती हैं। अगला दिया है कि एक उत्सर्जी अंग का भी काम करती है। रक्त स्कंदन में फाइब्रोनोजन को प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करती है और हिपेरिन का निर्माण भी करती है। कौन, यकृत। यकृत के बाद दिया है कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, या आप इसका मेंडल का अपना प्रयोग करके उनका अव्यूहन, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम देना है। आपको इसका नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कर लेना है। हम बता दें मेंडल का अव्यूह नियम। मेंडल ने अपना प्रयोग किसी मटर के पौधे पर किया था। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, जब दो लक्षणों के लिए दो जोड़ा विपरीत प्रभाव पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तो इन लक्षणों के पृथककारी स्वतंत्र रूप से होते हैं, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। इसका मैंने चित्र बना दिया है। एक गोल और पीला मटर ले लिया है, तो झुर्रीदार हरा ले लिया है, इनका क्रॉस करा दिया है, तो गोल और झुर्रीदार बना गए हैं। इस प्रकार बना है, आप इसको बना लेंगे। इसका अनुपात यानी पीढ़ी 1 हो गया, पीढ़ी 2 हो गया। इसमें अनुपात 9:3:3:3:1 होता है।